हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया का थर्ड टॉपिक टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस पढ़ना शुरू किया था। पिछले लेक्चर में हमने उन रीजंस के बारे में पढ़ा था जिनके वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ किया गया था, वापस लिया गया था। और साथ ही साथ हमने ये भी समझा था कि क्या नतीजे थे विथड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन के। अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जिनके वजह से इंडियन पॉलिटिक्स शेप हुई इन लेट 1920s। और आज के इस लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले फैक्टर के साथ, जिसका नाम है द इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो चलिए देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है द इकोनॉमिक डिप्रेशन, और ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ किया गया था तो उसके बाद कांग्रेस के अंदर ही कई सारे ग्रुप्स बन चुके थे और लोगों के, लीडर्स के काफी ज्यादा डिफरेंट ओपिनियंस अब सामने आ रहे थे। तो एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो चुकी थी जहां पर इंटरनल डिबेट्स हो रही थी, मतलब कि इंटरनल डिस्कशंस हो रही थी, बहसबाजी हो रही थी कांग्रेस लीडर्स के बीच में। और साथ ही साथ ये लीडर्स एक दूसरे के साथ अब अग्री भी नहीं कर रहे थे, डिसअग्री कर रहे थे। मतलब कि यहाँ पर डिसेंशन देखा जा रहा था, यानी कि डिसअग्रीमेंट देखा जा रहा था, असहमति देखी जा रही थी लीडर्स के बीच में। तो जब इंटरनल डिबेट्स हो रही थी, डिसेंशन देखा जा रहा था, तो उसी समय हमारे देश में दो ऐसे फैक्टर्स इमर्ज होते हैं जिनके वजह से इंडियन पॉलिटिक्स बदलती है, शेप होती है इन लेट 1920s। अब ये कौन से फैक्टर्स थे, चलिए ये समझ लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर था द इकोनॉमिक डिप्रेशन। इकोनॉमिक डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, और डिप्रेशन का मतलब होता है गिरावट या फिर मंदी। तो जब एक देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, जब एक देश में आर्थिक रूप से गिरावट आ जाती है, जब एक देश में इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो जाते हैं, तो उसी को इकोनॉमिक डिप्रेशन बोला जाता है। मतलब कि आर्थिक मंदी बोला जाता है, आर्थिक गिरावट बोला जाता है। तो जब वर्ल्ड में और इंडिया में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो उसके वजह से इंडियन पॉलिटिक्स शेप हुई इन लेट 1920s। इसके बाद दूसरा फैक्टर क्या था? दूसरा फैक्टर था द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन एक ऐसी कमीशन थी, एक ऐसी कमिटी थी जो कि 1927 में इंडिया के लिए बनाई गई थी, और इस कमीशन के वजह से भी लेट 1920s में इंडियन पॉलिटिक्स में बदलाव देखे गए थे। तो ये थे वो दो फैक्टर्स जिनके वजह से इंडियन पॉलिटिक्स शेप हुई थी। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले फैक्टर के बारे में, मतलब द इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में। 1929 में पूरे वर्ल्ड में ही इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है, मतलब देश कई सारे इकोनॉमिक क्राइसिस में चले जाते हैं, कई सारे देशों की इकोनॉमी गिर जाती है। तो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है 1929 में। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि मैम आखिर इकोनॉमिक डिप्रेशन में होता क्या है, किस तरीके से मंदी आ जाती है इकोनॉमिकली एक देश के अंदर। तो चलिए ये समझ लेते हैं। इकोनॉमिक डिप्रेशन एक ऐसी परिस्थिति होती है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक देश के अंदर ट्रेड बंद हो जाता है या फिर धीरे धीरे काफी ज्यादा स्लो हो जाता है, जहां पर देश के अंदर लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, जॉबलेस हो जाते हैं, नौकरियां खत्म हो जाती हैं, साथ ही साथ प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, गिर जाते हैं, कंपनीज, फैक्ट्रीज या फिर बिजनेसेस तक बंद हो जाते हैं, और साथ ही साथ कई बार बैंक्स भी कोलैप्स कर जाते हैं, मतलब कि बैंक्स में भी पैसा नहीं बचता है और कई लोग कर्जे में भी डूब जाते हैं। तो ऐसी ही एक सिचुएशन को इकोनॉमिक डिप्रेशन बोला जाता है,
आर्थिक मंदी बोला जाता है। 1929 में पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही कुछ हुआ था जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन या फिर द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन भी बोला जाता है। तो अब हमने ये समझ लिया है कि इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या होता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत हुई कहाँ से थी? तो इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत हुई थी यूएस से, यानी कि अमेरिका से। कब? इन 1929। तो 29 अक्टूबर 1929 में शुरुआत हुई थी इकोनॉमिक डिप्रेशन की यूएस में सबसे पहले, जब यूएस की वॉल स्ट्रीट क्रैश हो गई थी। वॉल स्ट्रीट क्रैश हो गई थी का क्या मतलब हुआ? यूएस की जो सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट थी वो क्रैश हो गई थी, जिसके वजह से कई सारे लोगों का, कंपनीज का पैसा डूब गया था। और इसी के वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस की शुरुआत हो गई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और उसके बाद यूएस में क्या क्या हुआ? लोगों की जॉब्स चली गई, अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया, साथ ही साथ ट्रेड में रोक लग गई, ट्रेड बंद हो गया, कंपनीज बंद हो गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बंद हो गई, बिजनेसेस बंद हो गए, प्राइसेस जो थे वो अचानक से बहुत ज्यादा गिर गए, लोगों के पैसे डूब गए, कंपनीज के पैसे डूब गए, जिसके वजह से वो कर्जे में चले गए। तो ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई थी अमेरिका में, और इसका इम्पैक्ट सिर्फ अमेरिका पर नहीं पड़ा, लेकिन पूरे वर्ल्ड पर पड़ा, जैसे कि यूरोप में। अब यूरोप में कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ा, ये समझ लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ रखा है कि यूरोप में वर्ल्ड वॉर 1 होती है, तो जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होती है तो उसके बाद से ही यूरोप की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। तो इकोनॉमिकली ऑलरेडी यूरोप बहुत ज्यादा कमजोर था, और अपने ग्रोथ के लिए यूरोप लोन मांगता है किससे? यूएस से। तो जब यूएस में इस प्रकार से इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं तो यूएस अपना पैसा वापस मांगता है यूरोप से, लेकिन यूरोप के पास तो इतने पैसे होते ही नहीं हैं, और इसी वजह से यूरोप में भी इकोनॉमिक क्राइसिस की शुरुआत हो जाती है। वहां पर ऑलरेडी उनकी इकोनॉमी वीक थी, ऊपर से यूएस के साथ भी अब ट्रेड में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, और इन सब रीजंस के वजह से यूरोप में भी इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत हो जाती है। और जब यूरोप में इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ता है। तो अब आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि आखिर कैसे इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत हुई 1929 में। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि किस तरीके से इंडिया में इकोनॉमिक डिप्रेशन शुरू हुआ। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1926 से ही इकोनॉमिक क्राइसिस आने शुरू हो चुके थे। तो ऑलरेडी 1926 से ही इंडिया में इकोनॉमिकली लोगों को काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। और ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जो एग्रीकल्चरल गुड्स थे उनकी डिमांड अब कम हो चुकी थी, और हमारे एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो चुके थे, गिर चुके थे। अब ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से डिमांड और एक्सपोर्ट्स दोनों ही डिक्लाइन हो गए थे, गिर गए थे? ऐसा इसीलिए क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 जब चल रहा था तो उस समय यूरोप बहुत ज्यादा निर्भर था, डिपेंडेंट था इंडिया के ऊपर, और इंडिया जैसी कॉलोनीज के ऊपर रिसोर्सेज के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए, फूड सप्लाईज के लिए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए। तो वॉर में उस समय काफी ज्यादा जरूरत थी इंडिया की, क्योंकि इंडिया से काफी ज्यादा सामान यूरोप में जाता था, फूड जाता था यूरोप में लोगों के लिए, सोल्जर्स के लिए, और कई सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में बनते थे यूरोप के लिए, जिसके वजह से आप सभी को याद होगा हमने पढ़ा था कि इंडिया में महंगाई बढ़ जाती है और फूड क्राइसिस इंडिया में आ जाते हैं। करेक्ट? तो जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही होती है तो उस समय तो बहुत ज्यादा बड़ी मार्केट होती है इंडिया के पास। करेक्ट? यूरोप बहुत ज्यादा सामान इंडिया से मंगवाता है, इंपोर्ट करवाता है अपने फायदे के लिए। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद फूड सप्लाईज अब यूरोप को नहीं चाहिए होते, क्योंकि सोल्जर्स वापस चले जाते हैं। साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल्स पहले यूरोप को चाहिए थे, जिसके लिए वो इंपोर्ट करवाते थे, अब उनकी भी उन्हें जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी? क्योंकि वॉर खत्म हो चुकी थी।
और साथ ही साथ क्योंकि यूरोप अब इकोनॉमिकली वीक हो चुका था, उसकी इकोनॉमी गिर चुकी थी, इसी वजह से वो ट्रेड पर भी रोक लगा रहा था। तो ज्यादा सामान अब इंडिया से यूरोप नहीं जा रहा था। वहां पर जो डिमांड थी वो कम हो गई थी, और जब वहां पर डिमांड कम हुई तो उसके वजह से एक्सपोर्ट कम हुआ, और एक्सपोर्ट और डिमांड के कम होने के वजह से इंडिया पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। क्यों इंडिया पर इम्पैक्ट पड़ा? क्योंकि हमारे एग्रीकल्चरल प्राइसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा गिर गए 1926 के बाद से ही। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो उसका जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है। लेकिन जब डिमांड कम होती है तो उसी प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो घट जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि डिमांड अब कम है। तो जब यूरोप में डिमांड कम हो गया, साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी गिर गया, तो उसके वजह से इंडिया के जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे, जो हमारी फसलें थी, जो हमारा प्रोड्यूस था, उसके जो प्राइसेस थे, दाम थे, वो काफी ज्यादा कम होते चले गए। तो 1926 के बाद से ही हमारे एग्रीकल्चर प्राइसेस धीरे धीरे घटने लग गए, और 1930 के बाद एक कोलैप्स आ गया। मतलब बिल्कुल प्राइसेस जो थे इंडिया में गुड्स के वो कम हो गए, बिल्कुल ही वो नीचे आ गए, घट गए। और इसका नुकसान किसको हुआ? इसका नुकसान हुआ हमारे फार्मर्स को, हमारे किसानों को। उनके लिए बहुत ज्यादा अब मुश्किल हो गया था अपने हार्वेस्ट को, अपने फसल को बेचना, क्योंकि डिमांड कम हो चुकी थी, और साथ ही साथ अब दाम भी इतना कम हो चुका था कि अगर वो सामान बेचते भी, अगर वो अपने हार्वेस्ट को सेल भी करते तो उसके लिए भी उन्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलते। तो इसी वजह से यहाँ पर जो फार्मर्स थे वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली सफर करते हैं, परेशानी में आ जाते हैं, और अब उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते हैं कि वो रेवेन्यू पे कर सके। जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, टैक्सेस कलेक्ट करते थे किसानों से। तो अब जब किसानों के पास पैसे ही नहीं थे तो वो कहाँ से रेवेन्यू पे करते, और इसी वजह से अब किसान जो थे वो कर्जे में डूब जाते हैं। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे 1930 तक जब पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिप्रेशन फैल जाता है, वर्ल्ड ट्रेड में एक रुकावट आ जाती है, तो उसके वजह से 1930 तक कंट्री साइड टर्मोइल में आ जाता है। मतलब हमारे देश के जो गांव थे, हमारे देश के जो रूरल एरियाज थे, वो अब परेशानी में आ जाते हैं। वहां पर टर्मोइल आ जाता है, मतलब कि अनरेस्ट फैल जाता है, और शांति फैल जाती है, उथल पुथल फैल जाती है, क्योंकि अब इकोनॉमिक डिप्रेशन इंडिया में आ जाता है। तो सबसे ज्यादा सफर कौन करते हैं यहाँ पर? हमारे किसान। तो यहाँ पर क्या क्या इम्पैक्ट आता है इंडिया के ऊपर? सबसे पहले तो डिमांड्स कम हो जाती हैं एग्रीकल्चरल गुड्स की, उसके बाद एक्सपोर्ट्स भी डिक्लाइन हो जाते हैं। थर्ड, एग्रीकल्चरल प्राइसेस यहाँ पर गिरने लग जाते हैं और फिर कोलैप्स कर जाते हैं, और पेजेंट्स के पास अब पैसे नहीं बचते हैं रेवेन्यू को पे करने के लिए, जिसके वजह से इंडिया के गांव में टर्मोइल आ जाता है। अब यहाँ पर आप सभी सोच रहे होंगे कि मैम, ये सब इम्पैक्ट्स कैसे रिलेटेड हैं इंडियन पॉलिटिक्स से? इन्होंने कैसे शेप किया इंडियन पॉलिटिक्स को लेट 1920s में? चलिए ये भी समझ लेते हैं। जब हमारे देश के अंदर किसान इतने ज्यादा परेशान हो गए थे, गांव बहुत ज्यादा अनरेस्ट में आ चुके थे, वहां पर अशांति फैल चुकी थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे, नौकरी नहीं थी, इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया में आ चुके थे, तो उसके वजह से अब इंडियंस और भी ज्यादा खिलाफ हो गए थे ब्रिटिशर्स के, स्पेशली वो किसान जो कि गांव में थे। पहले क्या हो रहा था, बड़े बड़े मूवमेंट्स होते थे, लेकिन उन मूवमेंट्स में ज्यादातर गांव के लोग शामिल नहीं हो पाते थे। लेकिन अब जब लोग गांव के ही अगेंस्ट हो गए थे ब्रिटिशर्स के, उनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था ब्रिटिशर्स के लिए, तो यहाँ पर अब वो गांव के लोग एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाह रहे थे मूवमेंट्स में, आंदोलन में। तो जगह जगह डिफरेंट प्रोटेस्ट को चलाया जा रहा था, मूवमेंट्स को चलाया जा रहा था, और अब किसान भी हिस्सा ले रहे थे इन मूवमेंट्स में। जो गरीब लोग थे, जो कंट्री साइड के लोग थे, अब वो भी प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उनमें पार्ट ले रहे थे,
लोकल लीडर्स के साथ मिलकर लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे, एकजुट कर रहे थे और अब आम लोग पॉलिटिक्स में शामिल हो रहे थे। और इसी के साथ साथ इस समय कांग्रेस का भी जो बेस था रूरल एरियाज में वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था, स्ट्रेंथन हो रहा था, क्योंकि अब आम लोग भी कांग्रेस का साथ दे रहे थे। और इन्हीं रीजंस के वजह से ये एक फैक्टर बन गया जिसके वजह से इंडियन पॉलिटिक्स शेप हुई इन लेट 1920s। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले फैक्टर के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक, जिसका नाम था द इकोनॉमिक डिप्रेशन, यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये फैक्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में, जहां पर हम समझेंगे दूसरे फैक्टर को जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को शेप किया इन लेट 1920s। थैंक यू।